अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और उसके जितने भी केसेस थे वो पढ़ लिए हैं। अगर उसमें से कोई कंसर्न, कोई भी इशू हो, कोई चीज़ मैंने ना बताई हो या एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दिया करें ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं इसमें मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि बेसिकली ये हो रहा है कि लंग का जो इंटरस्टिशियम है और पेरेन्काइमा है ना, वो कंटिन्यूसली डैमेज हो रहा होता है। अब वो इस वजह से होता है, मोस्टली इटियोलॉजीज़ नहीं भी पता, लेकिन कुछ ऑटो इम्यून इटियोलॉजीज़ होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल की इनहेलेशन की वजह से ना कंटिन्यूसली ये एरिया क्या होता है, इंजर्ड होता है। अब इसमें इंजरी होती है, अच्छा, इसमें बार बार इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो रिपेयर होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जब ये एरिया हील करता है तो ये एरिया फाइब्रोस्ड हो जाता है, और जब ये फाइब्रोस्ड हो जाता है तो वो लंग की जो पेरेन्काइमल एक्टिविटी है यानी उसकी जो इलास्टिक रिकॉइल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। जैसे आपको पता है इलास्टिक होता है, उसको खींचो 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 टाइम होता है वो बिल्कुल ऐसे स्टिफ सा हो जाता है। अब उसको मज़ीद खींचो तो उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती। उस तरह की कंडीशन जब क्रिएट होती है लंग के पेरेन्काइमा में, और ये क्यों होती है? कंटिन्यूस इन्फेक्शन, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, कंटिन्यूस रीजेनरेशन और फाइब्रोसिस की वजह से। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में बेसिकली लंग्स का जो पेरेन्काइमा है और लंग्स का जो इंटरस्टिशियम है वो क्या हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है। और अगर मैं यहाँ पे आपसे स्पायरोमेट्री वाले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करूँ, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हम करते हैं फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड इंटू फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो ये बेटे थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है या नॉर्मल रहता है, लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि वो एरिया जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। जब आपका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल रेशियो इंप्रूव होती है और ये 0.8 से ज़्यादा होती है। ठीक है, सिर्फ ये एक पैट पॉइंट आपने याद रखना है। अब वो कहते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं इनको हम लोग क्या भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिफ्यूज़ पल्मोनरी लंग डिजीज़, डिफ्यूज़ पल्मोनरी लंग डिजीज़। अब इसके अंदर ना बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताती हूँ। पैथोलॉजी में हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टिल आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो लिंक ऐड करूँगी, पैथोलॉजी रेस्पिरेटरी पैथो की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो हमने कहा कि DPLD के अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिसके अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करेंगे या साइंस की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यानी न्यूमोकॉनियोसिस के पेशेंट में भी वही सिम्टम होते हैं, ड्राई कफ होती है और इस तरह की चीज़ें। बाकी सार्कोइडोसिस में भी वही होता है और एनवायरमेंटल डिजीज़ में भी वही होता है, लेकिन सिर्फ ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं अपॉन द बेस ऑफ हिस्ट्री। और एंड पे कुछ सिनेरियोज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने किस तरह से आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेस्पिरेटरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने कहा हमारे पास होता है डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़। डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ओके, सो हम लोग पढ़े थे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ और उसमें फिर मैं आपको बता रही थी डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़, जिसमें आपको नाम से समझ आ रहा है कि डिफ्यूज़ली पेरेन्काइमा लंग का डैमेज हुआ होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं बेटे, और उन कंडीशंस के अभी जब हम देखेंगे तो जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेम कंप्लेन होती है। सिर्फ जो फ़र्क करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, वो आपने हिस्ट्री की बेस पे करना है। जी वो बिल्डर था, वो शिपयार्ड वर्कर था, या फिर वो फार्मर था। ठीक है, इस हिस्ट्री की बेस पे ये डिफरेंशिएट होते हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लें तो क्लासिफिकेशन में कहता है कि नंबर 1 हमारे पास होते हैं इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया। इसको हम क्या कहते हैं? इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया। इडियोपैथिक ही हमें बता रहा है कि हमें पता ही नहीं है ये क्यों होता है। ठीक है, क्या होता है, ये क्यों होता है, हमें नहीं पता। अब ये जो इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया है इसमें फर्दर आगे बहुत सारी सब टाइप्स आ जाती हैं बेटे। उन सब टाइप्स में जो इम्पोर्टेंट है वो होता है IPF, जिसको कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी जो है वो हमें पता ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि चेस्ट एक्सरे पे ना हनी कॉम अपीयरेंस आती है, जैसे वो शहद की मक्खियों का गुच्छा सा नहीं होता, उस तरह की। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक्यूट इंटरस्टिशियल नमूनिया। उसके बाद हम कहते हैं लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल नमूनिया जो है वो भी इसी के अंदर आ रहा होता है। फिर होता है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया, यानी हमने कहा एक्यूट इंटरस्टिशियल नमूनिया, लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल नमूनिया एंड नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया। और उसके अलावा इसके अंदर आता है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एंड द लास्ट इज रेस्पिरेटरी
ब्रोंकियोलाइटिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अगेन इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, और ये थोड़ा सा हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी जो टाइप होती है इसके अंदर बेटे, उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोमेटस डिफ्यूज़ पल्मोनरी लंग डिजीजेस, ठीक है। सो ग्रैनुलोमेटस यानी इसमें ग्रैनुलोमास बनेंगे। ग्रैनुलोमास बनते हैं जिस कंडीशन में, एक तो वो टीबी है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं सार्कोइडोसिस में। सार्कोइडोसिस के अलावा एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोसाइटोसिस। उसके अलावा बेटे हमारे पास होता है वेगनार ग्रैनुलोमेटोसिस, और उसके अलावा होता है ट्रग-स्ट्रस सिंड्रोम। ये शायद आपको पहले भी बताया है कि इसमें ग्रैनुलोमास बन रहे हैं और साथ में एज़मा भी होता है, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास ट्रग-स्ट्रस सिंड्रोम, आगे चल के इसको थोड़ा सा देखेंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि कुछ जो है वो डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ेज़ होते हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड होते हैं विद कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर्स, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू डिज़ॉर्डर के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसके बाद हमारे पास SLE हो गया, एंड उसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो स्क्लेरोडर्मा हो गया, और स्क्लेरोडर्मा के अलावा कुछ मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ेज़ भी हो सकते हैं। एंड लास्टली जो डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ेज़ में हमारे पास आते हैं वो होते हैं इन्वायरमेंटल लंग डिजीज़ेज़, और इन्वायरमेंटल लंग डिजीज़ेज़ में उसकी एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है। न्यूमोकोनियोसिस का पेशेंट होगा, और न्यूमोकोनियोसिस में आपको पता है फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं जो सिलिकोसिस है, जब वो सिलिका से एक्सपोज होता है, कोल वर्कर लंग होती है, कोल वर्कर लंग, जब वो कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, और एस्बेस्टोसिस होती है जिससे मीज़ोथेलियोमा होता है आगे चल के, जिसमें वो एस्बेस्टोस से एक्सपोज हो रहा होता है, शिपयार्ड वर्कर है या आर्मी या नेवी में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, और लास्टली अब कहेंगे मैम फिर कहती हैं लास्ट है, लास्टली बेटे होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी लंग डिजीज़। इसमें ना वो यूजुअली फॉर्म में काम करता है या कहीं पे भी काम करता है, और उसकी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन आता है, और इस जो आगे सब टाइप्स आती हैं उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, या हम कहते हैं इयोजिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस, ठीक है। अब मैं अगेन कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेसिंग है तो आप छोड़ दें। बस आप इतना समझें कि लंग्स में दो तरह के डिजीज़ेज़ होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव हमने पढ़ा जिसमें एज़मा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है, ब्रोंकिएक्टेसिस आ जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने कहा एम्फिज़मा आ जाता है, यही पढ़े हमने। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डैमेज होता है, यानी पेरेन्काइमा बहुत डिफ्यूजली डैमेज हुआ होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन हिस्ट्री एंड डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर एंड डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक होता है इडियोपैथिक जिसकी एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है, एक होती है जिसमें ग्रैनुलोमास बनते हैं, एक होती है जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है, एक ऐसा पेरेन्काइमल डैमेज है जो कि इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज होने से बनता है, और एक ऐसा पेरेन्काइमल डैमेज है जो बेसिकली एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक नमूनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जिसको यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया UIP भी कहते हैं। उसके बाद जो ग्रैनुलोमेटिस है उसमें सार्कोइडोसिस इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपने पैथो में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसको बेशक इतना ज़्यादा कंसर्न करने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ऐसे वेग सी टर्म्स हैं। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक नमूनिया है, और उसमें भी मैंने आपको कहा यानी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ेस हैं, उसमें डिफ्यूज़ पेरेन्काइमल लंग डैमेज है, उसमें आगे इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक नमूनिया है, और उसमें भी आगे सब टाइप आती है हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ आ जाता है, सो ये हम पढ़ लेते हैं। सो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में कहता है कि इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक नमूनिया में जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है डिजीज़ वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगी तो डेफिनेशन में ये होता है कि प्रोग्रेसिवली इंटरस्टिशियल नमूनिया में मतलब प्रोग्रेसिवली फाइब्रोसिस हो रही होती है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि क्या हो रही होती है, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो रही होती है, किसकी, इंटरस्टिशियम की, ठीक है। और अगर हम इटियोलॉजी की बात करेंगे तो इसकी इटियोलॉजी अननोन है, हमें नहीं पता कि ये फाइब्रोसिस क्यों हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ स्टडीज़ कहते हैं इसमें ऑटो इम्यूनिटी का रोल है, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिंग इंटरस्टिशियल नमूनिया है अननोन कॉज के साथ। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसकी रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं यानी एक्सरेज वगैरह करते हैं तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है जिसको हम कहते हैं यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये मैंने बहुत
ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे पैथो में, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो आप उसको IP लेबल करोगे, IPF लेबल करोगे। यूजुअली वो कहता है जो बंदा होगा वो एक तो 50 से 70 साल का होगा, ठीक है, बिलो 50 रेयर ही है। उसके बाद वो आपको कंप्लेन ये करेगा कि जी डॉक्टर साहब प्रोग्रेसिव डिस्निया है। प्रोग्रेसिव डिस्निया वैसे ही रेस्पिरेटरी ओरिजिन को इंडिकेट करता है, और साथ में जब वो ये कह देगा कि नॉन प्रोडक्टिव कफ है, क्या है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, तो फिर भी हम सोचते हैं रेस्पिरेटरी रिस्ट्रिक्टिव कॉजेज़ की, क्योंकि मोस्टली जो COPDs हैं उनमें स्पूटम वाली कफ होती है, ब्रोंकाइटिस में भी, ब्रोंकिएक्टेसिस में भी, ठीक है। सो वो कहेगा प्रोग्रेसिव डिस्निया है और नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। लेटर ऑन केसेस में बॉडी के अंदर अगर इंटस्टिशियम इतना डैमेज होगा तो हाइपॉक्सिया हो सकता है। हाइपॉक्सिया के साथ इंपॉर्टेंट साइन मेंशन कर देते हैं जी, फिंगर डिजिटल क्लबिंग जो है वो देखने में आ सकती है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फाइन बाय बेजल इंस्पिरेटरी क्रैकल्स होते हैं, बाय बेजल फाइन इंस्पिरेटरी क्रैकल्स जो हैं वो सुनाई देते हैं, ठीक है। अगर रेयर केसेस में या बहुत स्वेयर केसेस में साइनोसिस हो सकती है या राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस और बहुत स्वेयर केसेस की बात है, ठीक है। अब अगर वो पेशेंट जो है वो कह रहा है प्रोग्रेसिव डिस्निया है और खुश्क खांसी है, साथ में आपको क्लबिंग और साइनोसिस है और बाय बेजल क्रैकल सुनाई दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि जी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ तो है। अब चूँकि एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं है, वो ये नहीं कह रहा मैं बिल्डर था या मैं शिपयार्ड में काम करता था, या वो ये नहीं कह रहा मैं फार्मर था, ठीक है। सो जब वो फार्मर नहीं है तो फिर ये तो नहीं हो सकता, इन्वायरमेंटल वाला भी नहीं हो सकता, बॉडी में कोई और डिजीज़ नहीं है तो सार्कोइडोसिस भी नहीं हो सकता, तो फिर यही ऑप्शन बचती है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ IPF। तो यूँ हम बेटे इसको क्या कर रहे होते हैं, रूल आउट कर रहे होते हैं। बहरहाल अब अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। उस पर आपको बता दिया है कि जो रेशो है वो मोर देन 0.8 होगी, जो इंडिकेट कर देगी कि हाँ जी रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, ठीक है। नंबर 2 हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे पे वो कहता है इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इनिशियली आपको ना ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है, ऐसे 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 जैसे कि ग्लास टूटा हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि कुछ टाइम के बाद फिर हम देखेंगे लेटर ऑन हमें इररेगुलर रेटिक्यूलो नोड्यूलर शेडोइंग मिलती है। क्या मिलती है, इररेगुलर रेटिक्यूलो नोड्यूलर शेडोइंग सी मिलना शुरू हो जाती है। और फिर जो स्वेयर केसेस हैं या बहुत डायग्नोस्टिक फीचर है वो क्या होता है, हनी कॉम अपीयरेंस। तो आपको बताया है कि जो हनी कॉम अपीयरेंस है ऐसे गुच्छे की तरह की, उसको बेसिकली डायग्नोस्टिक फीचर समझा जाता है IPF का। ये हनी कॉम अपीयरेंस सिर्फ IPF में नहीं होती, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस सब में होती है। मैंने आपको बताया साइन सिम्टम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, सिर्फ आपने हिस्ट्री की बेस पे इसको रूल आउट करना होता है। थर्ड थिंग जो हम कर सकते हैं वो हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन है। हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन को कहता है कि बड़ा क्रिटिकल सा रोल प्ले करता है इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज़, और इसकी चीज़ें भी ऐसी ही नज़र आती हैं, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड द लास्ट थिंग इज़ लंग बायोप्सी। अगर आपसे नहीं रूल आउट हो रहा तो फिर हम जो है वो ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो होती है एक असिस्टेड होती है, वीडियो असिस्टेड ब्रोंकोस्कोपिक लंग बायोप्सी भी, थ्रेकोस्कोपिक लंग बायोप्सी भी की जा सकती है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि आप लोग इसको ट्रीट किस तरह से करेंगे। तो ये बेटे क्योंकि एटियोलॉजी नहीं पता ना, जब मुझे एटियोलॉजी नहीं पता तो मैं कैसे ट्रीट करूँ, तो इसका जो सिम्टम्स ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, यानी हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेशेंट कह रहा है कि मुझे डिस्निया है, तो डिस्निया के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे। अगर वो कह रहा है कि बहुत सुवेयर डिस्निया है तो सुवेयर डिस्निया के लिए हम क्या देते हैं, ओपियोइड्स देते हैं। अगर साथ में पेशेंट जो है उसको खुश्क खांसी होती है तो उसमें फिर हम उसको थैलीडोमाइड देंगे, ठीक है। सो हम क्या देंगे, थैलीडोमाइड। उसके बाद कहते हैं इनके साथ में, चूँकि हमने कहा कि ये ज़रा एक इन्फ्लेमेटरी ईटियोलॉजी है, ऑटो इम्यूनिटी है, तो ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए नंबर 1 हम स्टेरॉइड्स देंगे, जो मोस्टली आपने क्या देना है, प्रेडनिसोलोन देना है 0.5 mg पर kg के हिसाब से, जितना उस बंदे का वेट होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है वो उसको कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना शुरू करते हो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। कॉमन इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है, एज़ोथायोप्रीन जो है ये दे रहे होते हैं। साथ में कहता है कि हमें लगता है कि फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस है, तो एंटी फाइब्रोटिक एजेंट, और एंटी फाइब्रोटिक में भी आप उसको क्या देते हो, परफेनिडोन, ठीक है। क्या देते हो, परफेनिडोन जो है वो दी जा सकती है। और लास्टली आपकी डेफिनेटिव थेरेपी, चूँकि इसकी टियोलॉजी नहीं पता, ऑटो इम्यून है, ये प्रोग्रेस करता ही करता है, तो हम लंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, या था इफ़ तो आई एम सॉरी, लेकिन आपने याद रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं, उसमें बहुत सारे हैं, उसमें डिफ्यूज़ लंग पेरेन्काइमल डैमेज है, फिर
इसके डिफरेंट एटियोलॉजीज़ हैं। पहली जो थी वो इंटरस्टिशियल इडियोपैथिक नमोनिया, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा कॉमन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नाम से पता चल रहा है पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, क्यों हमें नहीं पता। सो जब फाइब्रोसिस होती है तो वो आता है आपके पास जी डिस्निया के साथ, हाइपोक्सिया के साथ, कफ के साथ, क्लबिंग के साथ, क्रैकल्स के साथ। आपने क्या करना है, PFT, चेस्ट एक्सरे, हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन, बायोप्सी, और ट्रीटमेंट सारे का सारा बेटे आपका डिपेंड करता है सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आती है हमारे पास सार्कोइडोसिस।